नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। माय डियर, आज हम इस एपिसोड में लेकर आए हैं इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा। अभी हाल ही में इजराइल ने एक ऐसा स्ट्रोक खेला है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर इजराइल ने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है। माय डियर, इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने हाल ही में वेस्ट बैंक में एक विवादास्पद बस्ती परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे E1 योजना कहा जाता है। इस योजना के तहत माले अदुमीम बस्ती के विस्तार के लिए लगभग 3500 नए अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। यह परियोजना वेस्ट बैंक को व्यवहारिक रूप से दो हिस्सों में बांट सकती है। इससे पूर्वी यरूशलेम वेस्ट बैंक से स्वतः अलग हो जाएगा, जिससे भविष्य में फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना की संभावनाएं कम हो सकती हैं। इसलिए इस कदम की फलस्तीनियों और कई अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने निंदा की है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जा रहा है। दरअसल इजराइल फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष की स्थिति इजराइल के जन्म से ही देखी जा रही है, जो आज तक थमी नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को कम करने और शांति कायम और सामान्यीकरण करने के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं, मगर आज तक वो सफल नहीं हो पाए। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, इसी परिप्रेक्ष्य में 1978 में इजराइल और फलस्तीन के मध्य शांति कायम करने के लिए कैंप डेविड समझौता किया गया। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, कैंप डेविड समझौता 1978 में इजराइल और मिस्र के बीच शांति स्थापित करने के लिए हुआ, जो मध्य पूर्व में पहला बड़ा शांति समझौता था। दरअसल 17 सितंबर 1978 को अमेरिका के कैंप डेविड में हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर करने वाले देशों में इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन और मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात थे। मध्यस्थ करने वाले देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर मौजूद थे। इस समझौते का मुख्य बिंदु यह था कि इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि 1979 का आधार तैयार किया जाए। इजराइल ने इसी संधि के दौरान सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को लौटा दिया, जो 1967 के युद्ध में कब्जा किया था। माय डियर फ्रेंड्स, दोनों देशों ने राजनयिक और आर्थिक संबंध इसी संधि के दौरान स्थापित किए। फिलिस्तीनी स्वायत्तता पर चर्चा का ढांचा तैयार किया गया, हालांकि यह ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। इसका उद्देश्य इजराइल मिस्र के बीच युद्ध समाप्त करना था और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। दरअसल इसका प्रभाव यह हुआ कि मिस्र पहला अरब देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दी। बेगिन और सादात को 1978 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। मध्य पूर्व में अन्य शांति समझौतों के लिए यह समझौता एक प्रेरणा स्रोत भी बना। इसी बीच इस समझौते के तहत एक विवाद भी निकल कर आया। वह विवाद यह था कि अरब देशों ने मिस्र की आलोचना करना आरंभ कर दी और इसे अरब लीग से अलग कर दिया। फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया, जिससे असंतोष बढ़ गया। 1981 अर्थात 1981 में सादात की हत्या में इस समझौते की भूमिका भी मानी जाने लगी। एक बार पुनः दोनों देशों ने यह विचार बनाया कि हमें आपस में शांति और समन्वय बनाकर रहना चाहिए, और इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और समझौता किया गया जिसका नाम ओस्लो समझौता है, और ओस्लो समझौता के नाम से यह विख्यात है, जिसे 1993 में
इजरायल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के बीच शांति प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया गया एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। दरअसल हस्ताक्षर करने वाले देशों में यह पहला समझौता 1993 में नॉर्वे की मध्यस्थता में किया गया। दूसरा समझौता इसी के तहत 1995 में हुआ। हस्ताक्षरकर्ता यदि देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री इत्ज़हाक राबिन और पीएलओ नेता यासर अराफात। इजराइल के प्रधानमंत्री इत्ज़हाक राबिन और पीएलओ के नेता यासर अराफात थे। इस समझौते का मुख्य बिंदु देखा जाए तो पीएलओ ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दी। इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया। वेस्ट बैंक और गाजा सिटी में फिलिस्तीनी स्वायत्तता की स्थापना की गई और इस क्षेत्र को ए, बी और सी जोन में बांटा गया, जहां प्रशासनिक और सुरक्षा जिम्मेदारियां तय की गई। इसका उद्देश्य था इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष को हल करने के लिए शांति प्रक्रिया आरंभ करना और अस्थायी शांति समझौते के लिए एक ढांचा तैयार करना। इनका प्रभाव 1994 में राबिन, अराफात और सिमोन पेरस को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया और अस्थायी शांति और सहयोग की शुरुआत हुई, लेकिन पूर्ण शांति नहीं मिली। विवाद का मुद्दा यदि देखा जाए इस समझौते से, तो इस समझौते में जेरूसलेम, शरणार्थी और सीमाओं जैसे मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं हो पाया, जिससे दोनों पक्षों के कट्टरपंथी समूहों ने इसका विरोध किया। 1995 में राबिन की हत्या से प्रक्रिया को झटका भी लगा। यदि देखा जाए इन दोनों में हम यदि तुलना करने का यदि प्रयास करें तो माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, ओस्लो समझौता मुख्य रूप से इजरायल फिलिस्तीन संबंधों पर केंद्रित था, जबकि कैंप डेविड इजरायल मिस्र शांति पर। कैंप डेविड ने अस्थायी शांति संधि को जन्म दिया, जबकि ओस्लो एक अस्थायी ढांचा था। यदि देखा जाए तो दोनों समझौतों में अमेरिका और नॉर्वे जैसे बाहरी देशों की मध्यस्थता महत्वपूर्ण थी। ये दोनों समझौते मध्य पूर्व में शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम थे, लेकिन पूर्ण शांति अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, 2020 में भी अरब देशों और इजराइल के मध्य शांति कायम करने के लिए एक समझौता किया गया। दरअसल यह समझौता भी इजरायल और फिलिस्तीनियों के मध्य शांति पर आधारित था। यह इस प्रकार था, अब्राहम समझौता। जैसे अब्राहम समझौता 2020 में इजराइल और कई अरब देशों के बीच शांति और सामान्यीकरण के लिए किया गया एक ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। दरअसल यह अब्राहम अकॉर्ड के नाम से फेमस है। इसमें हस्ताक्षरकर्ता देशों की यदि हम चर्चा करें तो इसमें इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 13 अगस्त 2020 को पहला समझौता किया। बहरीन ने भी 11 सितंबर 2020 को समझौते में शामिल होने की घोषणा की। बाद में सूडान और मोरक्को ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनका मुख्य उद्देश्य था इजरायल और अरब देशों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंध स्थापित करना, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। दरअसल इस समझौते की यदि देखा जाए कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे, तो माय डियर, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, यह समझौता अमेरिकी की मध्यस्थता में हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी। यदि देखा जाए तो इस समझौते के तहत व्यापार, पर्यटन,
प्रौद्योगिकी और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। इजरायल और यूएई के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू की गई, जो पहले संभव ही नहीं था। इसका प्रभाव यदि देखा जाए तो मध्य पूर्व की भू राजनीति में सकारात्मक बदलाव, खासकर देखा जाए तो इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव कम हुआ। अन्य अरब देशों के लिए सामान्यीकरण का रास्ता भी खुला। इससे पनपा हुआ विवाद पर यदि नजर डालें तो कुछ देशों और समूहों ने समझौते की आलोचना की, खासकर फिलिस्तीनी मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए। फिलिस्तीनियों ने इसे अपने हितों के खिलाफ माना। देखा जाए कि आखिर इस समझौते का नाम अब्राहम क्यों रखा गया। इस नाम की उत्पत्ति की यदि चर्चा करें तो अब्राहम इसलिए रखा गया समझौते का नाम क्योंकि अब्राहम अर्थात इब्राहिम यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों में एक सामान्य पवित्र व्यक्ति हैं जो एकता का प्रतीक माने जाते हैं। यह समझौता मध्य पूर्व में शांति और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। माय डियर ऑफ गुड फ्रेंड्स, मगर आप लोग ये देख रहे होंगे कि आजकल ये इजराइल के एक नया स्टेप उठाने के कारण यह फिर मुद्दा गर्मागर्म हो गया है। इसलिए हमें जानने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से यदि देखा जाए तो जो एग्जाम की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए आईआर से संबंधित ये महत्वपूर्ण बिंदु साबित होंगे। अतः इन्हें आप ध्यान से सुने और याद रखने का प्रयास करें। ऐसे ही न्यूज और वायरल टॉपिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।